चलिए आज बात करते हैं 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो आपके एग्जाम में 2024 में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों। देखिए, परमाणु अगर पूछेगा परमाणु, तो परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? वैद्युततः उदासीन होता है। लेकिन वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जो है वैद्युततः उदासीन नहीं होता है। अब बताइए इसका कारण क्या है? तो चलिए कारण देखते हैं। तो कारण यह है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं जलवाष्प है, हाइड्रोकार्बन है, सल्फर की यौगिक है, धूल कण है, सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य की किरणों में यौगिक कण और धूल कण भी होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से टकराकर इन्हें क्या कर देती है? आयनीकृत कर देती है, और अतः वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। मेन रीजन समझ गए क्या? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर की यौगिक हो गया, धूल कण हो गया। सूर्य की किरणें जब आती है पृथ्वी पर तो ये इन कणों से टकराती है। इन कणों से जो सल्फर की यौगिक है, जलवाष्प है, हाइड्रोकार्बन, इनसे टकराती है। जब टकराएगी तो आयनीकृत कर देती है। तो आयनीकृत कर देती है तो फिर उदासीन कैसे होगा? तो इसीलिए वायुमंडल वैद्युततः उदासीन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलॉम के नियम की सीमाएं। भाई पूछो मत, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है, और मुझे लगता है और आपको भी लगेगा जब एग्जाम में आएगा तब, कि कूलॉम के नियम की सीमा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। ठीक है, कितनी सीमाएं हैं? निम्नलिखित सीमाएं हैं। ए लाइन जो है थोड़ा सा आंसर को बड़ा बना दे रहा है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली सीमा, यह नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। किसके लिए सही है जी? बिंदु आवेशों के लिए सही है। दूसरा स्थिर आवेशों के लिए है, बिंदु आवेश, स्थिर आवेश। और दूसरा बहुत न्यूनतम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 10⁻14 मीटर से कम दूरी होगा तो लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 10⁻4 एंगस्ट्रॉम से कम के लिए यह नियम लागू नहीं होता। इतनी छोटी दूरी हम लोग बना भी नहीं सकते हैं। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। ठीक है, तो देखिएगा संधारित्र के 2 उपयोग देखिए। सबसे पहला उपयोग है ऊर्जा संचयक के रूप में। संधारित्र क्या करता है? ऊर्जा का संचयन रखता है। आप देखते हैं कि बिजली जब आती है तो अचानक आपका पंखा चलने लगता है। आपको क्या लगता है कि कुछ सेकंड में ही ऊर्जा आ गई है क्या? नहीं, कुछ सेकंड में ऊर्जा नहीं आती है। आपके पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है, नहीं, जो कि संधारित्र का काम करता है, और वह एनर्जी स्टोर करके रखता है। जैसे बिजली आती है, आप पंखा जो है चलना शुरू हो जाता है। अब देखिएगा बिजली कटने के बाद भी पंखा बंद नहीं होता है। क्यों? कंडेंसर के कारण, क्योंकि ऊर्जा संचय करके रखता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यूज होता है संधारित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे पंखा में हो गया और भी बहुत सारी चीजों में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बिहार बोर्ड ने आप ही के लिए बस बचा के रखा हुआ है इस क्वेश्चन को, कि आप आएंगे एग्जाम देने तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसको याद करके जाइएगा, नहीं, और आप भी एग्जामिनर को ये बता के आइएगा कि आपने मेरे लिए पूछा था और हम जवाब दे रहे हैं आपका। चलिए देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी आवेश पर उसके अन्य आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी विद्युत बल उस पर लगे सभी आवेशों से सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे चार्ज है Q। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है +Q, यहाँ पे एक चार्ज है 2Q, यहाँ पे एक चार्ज है 3Q, यहाँ पे एक चार्ज है 5Q।
ठीक है। तो इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा ना, वो इस चार्ज के सदिश योगफल, इस चार्ज से जो बल लग रहा है उसका, और इस चार्ज से जो बल लग रहा है उसके योगफल के बराबर होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, मान लीजिए कि पहले दो ही आवेश थे, तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था, इस तीसरे आवेश के बल लगाने से इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह चौथा से दूसरा तीसरा पर पहला फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यदि किसी आवेश Q के निकट Q1, Q2, Q3 आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के कारण विद्युत बल क्रमशः F1, F2, F3 लगेंगे, और टोटल बल जो होगा ए बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था ये, सेकेंड चैप्टर में भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी चालक का तल समविभवी होता है क्यों? चालक का तल जो है समविभवी होता है क्यों? अब देखिए, समविभवी तल का मतलब क्या होता है? समविभवी तल का मतलब होता है कि जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो। विभव समान होगा तो वहां से कोई चार्ज ले जाना होगा तो उस कार्य हमको जीरो करना पड़ेगा। यानी समविभवी तल का कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाने के लिए कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आंसर देखिएगा, किसी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर यदि विभव अधिक होता तो आवेश कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होकर विभव को बराबर कर देता। यही कारण है, किसी बंद खोखले आवेशी चालक के भीतर सभी स्थान पर विभव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चालक के तल के विभव बराबर होते हैं क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है, इसलिए चालक तल का विभव समविभव होता है, समान होता है। ठीक है, इसलिए इसको समविभवी कहा जाता है, चालक को समविभवी तल। चलिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? इसके जीवनोपयोगी उपयोग लिखें। यह सवाल जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, लेकिन खैर डाल दिया गया है क्योंकि उपयोग पूछ सकता है आपसे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन का आंसर, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? मान लीजिए आप एक वायुमंडल है, ठीक है, आप इस स्पेस को, ठीक है, बाकी सबसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़े इस पर। तो जब ऐसा कर देंगे, इस स्थान को सुरक्षित कर देंगे, तो इसको कहेंगे, इस घटना को स्थिर वैद्युत संरक्षण। इसका उपयोग किस में किया जाता है? बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि कार या बस की जो सीट होती है, जो आवरण होता है, वह वैद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे ही सीट नहीं लगी रहती है, वह वैद्युत संरक्षण प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? देखिए आंसर, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अब चलिए इसका आंसर जो है आप एक फॉर्मूला से देख सकते हैं। ठीक है, सब चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अब चलिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? जो धारित संधारित्र हैं उनके बीच का जो माध्यम है उसी का परावैद्युतांक है। जैसे वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 नहीं, तो वह है। ए क्या है? ए जो है संधारित्र का क्षेत्रफल है, एरिया है। क्या है? एरिया। और डी क्या है? डी जो है उन दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी है। तो इससे आपको बात क्या स्पष्ट हो गया? इससे बात स्पष्ट हो गया कि सबसे पहला चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा, चालक के निकट अन्य चालक है यानी माध्यम है कि नहीं है। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसे मात्रक लिखें। तो आपने पढ़ा होगा कि आवेश का जो सतत वितरण होता है 3 टाइप का होता है। एक रेखीय वितरण होता है Q/L, दूसरा जो है पृष्ठीय
घनत्व होता है Q/A, ठीक है। तीसरा जो है आयतन घनत्व होता है Q/V, ठीक है। तो यह पृष्ठीय घनत्व की बात की जा रहा है Q/A। चलिए देखिए परिभाषा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिमाण को, ठीक है। वहीं कहता प्रति एकांक लंबाई पर परिमाण को तो कहते हम रेखीय आवेश घनत्व, वहीं कहता प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश के परिमाण को तो कहते आयतन घनत्व। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है और आयतन घनत्व को जो है रो द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर कूलम होगा और नीचे मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप इसका जो है आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा इसका, तो डायमेंशन होगा AL इनवर्स T स्क्वायर, नहीं ए यानी कि एम्पियर नहीं, इधर m0 बैठा लीजिए, m0 AL इनवर्स 2T स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा किसको कहते हैं, तो वैसा वाट किसका मात्रक है जी, ध्यान रखिए इसको। वाट किसका मात्रक है, वाट मात्रक है शक्ति का। तो जब शक्ति का मात्रक, इसका मतलब है कि शक्ति जिसमें नहीं लगे, वैसी प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कोई शक्ति व्यय नहीं हो उसकी धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ध्यान रखिए वाटहीन यानी शक्तिहीन, जब शक्ति नहीं लगेगा तो वाटहीन होगा। जब वाटहीन धारा होती है कब हो सकती है, जब शक्ति गुणांक का मान शून्य। पूछा भी जाता है वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, शून्य होगा। cos थीटा बराबर जो है π/2 होगा, तभी जो है आएगा cos थीटा का वैल्यू 0, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चोक कुंडली की रचना जो है किस पर आधारित है, वाटहीन धारा पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन बात देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर का कोड परतदार क्यों होता है। देखिएगा सबसे अंतिम क्वेश्चन है ये, ट्रांसफार्मर का कोड परतदार क्यों होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो लोहा का कोड होता है, नहीं जिसमें बहुत सारे तार जो है लपेटे गए रहते हैं, उसी में फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होगा तो भंवर धारा उत्पन्न होगी। भंवर धारा का मतलब क्या है, धाराओं का भंवर, जिसके कारण लोहा का क्रूड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय होगा और इस हानि को कम करने के लिए क्रूड को एक दूसरे से विद्युत रोधी लोहे की पट्टियों द्वारा क्या बना दिया जाता है, परतदार बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर का क्रूड परतदार होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 4-5 वीडियो आएंगे इसके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।